हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फिजिक्स में बेसिकली। आज हम बात कर रहे हैं 2024 के एग्जाम पेपर की, इस पे हम चर्चा कर रहे थे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो टोटल मार्क्स हमारे साइंस में होते हैं वो 80 मार्क्स का हमारा पेपर होता है ना। 80 मार्क्स हमारे पूरे पेपर के होते हैं और इस 80 मार्क्स में हमारे पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 30। यानी कि इस प्रश्न पत्र पे 30 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अनिवार्य है, कंपलसरी हमें करने हैं। सो देयर आर ऑल 30 क्वेश्चन इन दिस क्वेश्चन पेपर एंड ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी। इन 30 क्वेश्चन को करने के लिए आपको मिलेगा टोटल 3 घंटे का निर्धारित टाइम। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है, यानी कि जितने भी मार्क्स पेपर में होंगे वो क्वेश्चन के सामने आपके लिखे हुए होंगे कि ये क्वेश्चन जो नंबर है ये कितने मार्क्स का है। हर एक प्रश्न पत्र आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है तथा उसका पॉइंट टू पॉइंट आपको आंसर देना है, यानी कि केयरफुली आपको तो रीड करना ही है और पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है, घुमाना नहीं है एग्जामिनर को। प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तर यह प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शन आर गिवन इन द आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे, जिसमें आपके पास एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 आंसर्स आपको दिए होंगे। आपको एक आंसर सेलेक्ट करना है जो उसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बेसिकली 4 दिए होंगे। राइट करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर बुक। क्वेश्चन नंबर 2 to 9 आर डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन। 2 से 9 तक हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन है, यानी कि हमें डायरेक्ट आंसर इसका देना है। प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक का 1 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 10 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न है। प्रश्न संख्या 16 से 23 तक 3 अंक के प्रश्न है और प्रश्न संख्या 24 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न है। यानी कि हमें यहाँ पर बोल रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कैरी कर रहा है 1 मार्क्स। जितने भी उसके अंदर पार्ट्स है वो 1 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के। 2 to 9 भी 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 to 15 आर ऑफ 2 मार्क्स क्वेश्चन ईच एंड क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 16 to 23 आर ऑफ 3 मार्क्स ईच, यानी कि 16 से 23 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 24 to 30 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच, यानी कि 24 से लेकर 30 तक के जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसमें आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं सही प्रश्न करने पर। इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, ऐसा तो नहीं है कि पेपर में कोई दूसरी चॉइस है कि आप इस वाले पेपर की जगह बोले दूसरा पेपर हमें दे दो, हम वो करना चाहते हैं। तो ऐसी कोई चॉइस इस पेपर में तो नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पर आपको ये भी कह रहा है कि आपके पास इंटरनल चॉइस है, यानी कि अंदर के क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइस मिलेगी कि आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना चाहते तो उसका दूसरा पार्ट है, आपको वो बेटर आता है तो आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हमने साइंस के फिजिक्स में बहुत सारे इसमें क्वेश्चन निपटा लिए हैं 2024 के एग्जाम में, और बढ़ते हैं आगे जहां हमने लास्ट क्लास में अपनी या लास्ट सेक्शन में अपनी क्वेश्चन को छोड़ा था। तो क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे कि एक टॉर्च, फटाफट से इसको रिकॉल कर लेते हैं। यहीं पे मैं इसको सॉल्व करा दूंगा क्योंकि ये मैंने पूरा आपको लास्ट क्लास में सॉल्व करा दिया। अ टॉर्च ऑफ बल्ब इज रेटेड 5 वोल्ट। वोल्टेज आपको दिया है 5 वोल्ट और करंट आपको दे रखा है 500 मिली एम्पियर, यानी कि आप इसको तोड़ सकते हैं 500 गुना 10 की घात माइनस 3 एम्पियर, यानी कि अगर हम इसको कहें तो ये बन जाएगा 5/10 एम्पियर, यानी कि 0.5 एम्पियर आप कह सकते हो। ये आपका करंट है। रेजिस्टेंस आपको निकालना है तो V इज इक्वल्स टू आई आर आपका आंसर होना चाहिए। तो V आपको दिया है 5, I का मान मैंने 5/10 बोला और R की जगह R, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और R का मान आ जाएगा 10 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस बन जाएगा 10 ओम। नेक्स्ट पूछ रहा है पावर। पावर कैसे निकाली जाती है, तो पावर निकालने का फॉर्मूला था V इंटू आई। तो V आपके पास कितना है 5 और I का मान कितना दे रखा है 5/10, तो ये बन जाएगा 2.5 वॉट। तो ये पावर बन जाएगी आपकी 2.5 वॉट। नेक्स्ट बोला है पावर 1 घंटे में जलने पर बल्ब द्वारा उपयुक्त ऊर्जा। 1 घंटे अगर आप जलाएंगे तो 1 घंटे अगर आप जलाएंगे तो 2.5 वॉट का बल्ब है। 1 घंटे जलाएंगे यानी कि आप मान लीजिए 1 घंटे आपने जलाया तो ये बन जाएगा 2.5 वॉट घंटे की आपको एनर्जी मिलेगी। अब चाहे तो आप इसको किलोवाट घंटे में बदल लें या आप इसको चाहे तो ऐसे ही छोड़ दें या जूल में बदल लें। ठीक है, तो ये हमारे पास ऊर्जा हो जाएगी। आपको याद होना चाहिए 1 वॉट के अंदर 3600 जूल होते हैं, वॉट घंटे के अंदर, तो बन जाएगा 3600, पॉइंट हटेगा एक 10, 0 से 0 कैंसिल, 360 गुणा 25 आपका यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर ले 36 गुणा 25 को, 15 3 18, 12 6 1 7, ये बन जाएगा आपका 900।
तो 900 जूल और 900 जूल आपकी यहाँ पर क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, 900 नहीं 9000 सॉरी है ना, 9000 जूल या 9 किलो जूल आप इसको बोल सकते हो। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये केमिस्ट्री के क्वेश्चन हमारे पास है। अब हमारे पास जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया वो ये है 29वां। देखिए एक ऑप्शन में है, यानी कि 29वां क्वेश्चन आप तो या तो ये करो फिर या फिर ये क और ख पार्ट कर लो 29 का, या तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, बहुत अच्छी बात है 4 नंबर मिल जाएगा, या ये 2 टुकड़ों में हमें आंसर क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप मैं कहूंगा ये वाला ज्यादा अच्छे से सॉल्व करें क्योंकि जल्दी से आंसर आ जाएगा, न्यूमेरिकल में हमें प्रिसाइज आंसर मिलके नंबर भी पूरे मिलता है। थोड़ा सा क्या होती है, मेहनत हल्की सी लगती है प्रैक्टिस करने में, पर अगर आपको ये न्यूमेरिकल आ जाएगा तो आप सीधे 4 नंबर गेन कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी की रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। कौन रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको सिखाया भी, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप सबसे पहले हिंट लिख लें। तो क्वेश्चन 29 का हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, हिंट हमारे पास क्या दे रखी है, सबसे पहले कि कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, अवतल दर्पण की बात हो रही है। तो हमने ये साइड में लिख लिया कि अवतल दर्पण की बात हो रही है, जिससे हमें आसानी हो जाए। अब क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट का है, तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, यह हमें दे रखा है। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमें यहां पर दे रखा है, तो हम यहां पे लिख लेते हैं साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु का, वस्तु की ऊंचाई बोल सकते हो या आकार बोल सकते हो। इसको हम HO मानते हैं। ठीक है, HO ये कितना दिया है, 3 सेंटीमीटर हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है इस प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। कितनी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है, तो ऑब्जेक्ट को रखा गया है वस्तु की दूरी हमें दे रखी है, जिसको हम U बोलते हैं, 10 सेंटीमीटर। अब आपको पता ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव होता है। फिर हमें यहाँ पे क्या कहा गया, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, हमें यहाँ पर फोकस दूरी दी हुई है कितनी, 15 सेंटीमीटर। और क्योंकि ये कॉनकेव है तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हमसे पूछा है फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म, यानी कि हमसे सबसे पहले पूछा है पोजीशन ऑफ इमेज। तो पोजीशन ऑफ इमेज हमसे पूछी है, पोजीशन ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछी है ना, यही पूछा है हमसे क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। तो ये पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति हमसे पूछी है ना। स्थिति हमसे पूछी है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यानी कि V हमसे पूछा है। दूसरा पूछ रहा है आकार क्या होगा, प्रकृति क्या होगी और आकार क्या होगा। हमसे दूसरा चीज पूछ रहा है नेचर ऑफ इमेज हमें बताना है, यानी कि छवि या प्रतिबिंब की प्रकृति आपसे पूछी गई है। और तीसरी चीज पूछी गई है साइज ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब का आकार पूछा है हमसे, इसको हम HI कहते हैं। क्या कहते हैं, HI, हाइट ऑफ इमेज। ये चीजें हमसे पूछी हैं, अब ये हमें सॉल्व करनी है, ये चीजें हमें बतानी है। तो चलिए
सॉल्व करते हैं। तो हम करेंगे अप्लाई मिरर फॉर्मूला। हम क्या लगाएंगे, मिरर फॉर्मूला यहां पर अप्लाई करेंगे। यानी कि दर्पण सूत्र के अनुसार दर्पण सूत्र के अनुसार 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f, f कितना दिया देखो हमें, -15 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है लगा देते हैं। 1/-15 बराबर 1/v ऐसे रहेगा, प्लस ऐसे रहेगा, और यहाँ पाएगा माइनस का 1/ कितना दिया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया है 10, तो माइनस का 10, सो -1/15 इज इक्वल्स टू 1/v, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा प्लस, अच्छा ये माइनस नहीं होगा, ठीक है, ये माइनस का 1/10 प्लस एक ही माइनस होगा, तो प्लस माइनस आएगा माइनस का 1/10। तो 1/v का मान निकालना है, तो ये पूरा इधर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 1/15 प्लस 1/10। ये जब इधर जाएगा, मैं इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ये v इधर लिखा है, मैंने इधर भेज दिया, तो 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 15 और 10 का एक एलसीएम जो दोनों से डिवाइड हो 30, 15 दूनी 30 माइनस का 2 प्लस 10 दूनी 10 तिया 30। तो 1/v का जो वैल्यू बनी है वो बनी है 1/30, और v की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस की 30 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी पोजीशन ऑफ इमेज तो आ गई, पोजीशन ऑफ इमेज कितनी आ गई, प्रतिबिंब की स्थिति v बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब v जो है वो है प्लस का 30 सेंटीमीटर, तो प्लस 30 सेंटीमीटर से क्या पता लगेगा, तो प्लस साइन शोज दैट इमेज formed by the mirror is virtual and direct। प्लस चिन्ह से पता चलता है कि प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी व सीधी है, ये पता लग गया यहाँ से सिंपल। तीसरी चीज क्या पूछती है इसमें, हाइट। तीसरी चीज पूछती है हमसे साइज ऑफ इमेज, ये क्वेश्चन ने हमसे पूछा है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार हमसे पूछा है, HI। तो इसको निकालने के लिए हम लिखते हैं मैग्निफिकेशन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन सूत्र अनुसार m इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है -v/u, और एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू HI/HO। ये हाइट के अकॉर्डिंग होता है, और ये साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से होता है, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के हिसाब से होता है। सो अगर हम यहाँ पर लगाएं m बराबर माइनस का v/u और m बराबर HI/HO, बस इसको यहाँ पर लगा दो। तो HI हमें निकालना है, HO क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेंटीमीटर, माइनस फॉर्मूले का 30 हमारा ये v आ चुका है, और माइनस का 10 u हमारे पास है ही, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। HI का मान आ जाएगा 30 × 3 अपॉन में 10, 0 से 0 कट गया, तो हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 3 3 9, हाइट आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। यानी कि हम कहेंगे साइज ऑफ इमेज
इज 9 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब का आकार 9 सेंटीमीटर है। अच्छा, इससे पता क्या पता लगता है? इससे ये पता लगता है कि इमेज ऑब्जेक्ट तो 3 सेंटीमीटर का था, लेकिन जो इमेज बनी वो 9 सेंटीमीटर की बन गई। यानी कि हम लिखेंगे मैग्नीफाइड इमेज बन रही है एंड लार्ज इमेज बन रही है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रकृति में अगर आप तीनों चीजें लिखना चाहें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो अगर आप इसमें नेचर लिखना चाहेंगे तो नेचर अब यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा। इसका प्रकृति अब यहाँ पर और पता लग गई, अच्छे से क्लियर हो गई। और वो ये पता लग गई कि नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी, सीधी व बड़ी है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए नोट करेंगे फटाफट से, फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो प्लस साइन क्या बताता है? इमेज फॉर्म बाय द मिरर इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अब देखो, इसी में या तो ये करते तो पूरे 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, टेंशन ही खत्म, बस इतना करके। या फिर अब आपको यहाँ पर क्या करना था, अगर ये वाला क्वेश्चन किसी को नहीं आता तो इसके अलावा अगर ये बेटर आता है तो आप इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ क्या कहा है कि किरण आरेख की सहायता से समझाइए कि आंशिक रूप से पानी में डुबाई गई पेंसिल पानी की सतह पर मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम वाई अ पेंसिल पार्टली इमर्ज इन वाटर अपीयर्स टू बी बेंट एट द वाटर सरफेस। अब आप जानते हैं कि जब पानी की सतह में, जब पानी की, क्वेश्चन 29 का और वाला पार्ट है, ठीक है, और पहला वाला पार्ट में ज्यादा रेफर करूंगा कि आप उसको करें। तो मान लो ये सतह है, इसके अंदर भरा है पानी, इसके अंदर पूरा आपने क्या भर दिया? पानी भर दिया। कोई नहीं, आउटलाइन ड्रॉ कर लेंगे अभी हम। पानी आपने यहाँ पर बनाना है, क्योंकि पानी की सतह पर जैसी पेंसिल को आप डालेंगे तो ये बेंड हो जाती है। तो पूरा इसको अच्छे से पेंसिल कलर अपने साथ लेके जाएं, अगर डायग्राम आया तो उसको अच्छे से बनाएं भी। ठीक है, पेन से मत करना, पेंसिल लेके जाना अपने साथ। ठीक, तो ये है, मान लो हमने यहाँ पर एक पेंसिल को डुबाया। आप सभी जानते हैं पेंसिल को अगर हम पानी में डुबाएंगे तो वो इस तरीके से कुछ डूबेगी। ये हमारे पास कुछ पेंसिल है, या छड़ी भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो हमने ये पेंसिल कुछ पानी में डुबा दी। तो पानी में रिफ्लेक्शन होने के कारण होगा क्या? परावर्तन होने के कारण ये लाइट कुछ इस तरीके से जाएगी। और क्योंकि जैसे ही पानी की सतह पे आप इस पेंसिल को डालोगे तो पेंसिल थोड़ी सी बेंड होती हुई आपको दिखेगी। आपको ये इमेज दिखेगी, ये आपको ये नहीं दिखेगा, आपको ये दिखेगा। जबकि लाइट कैसे जाएगी? ऐसे। यहाँ पर हम अब एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमें क्या होती है? हमारे आंखों पर प्रतिबिंब पड़ता है। ठीक है, अब पेंसिल से आएगी तो पेंसिल से मानो ये इसकी बेंडिंग दिखी हमें, ये क्या दिखी हमें? बेंडिंग ऑफ पेंसिल दिखी। तो कायदे से तो हमें ये दिखना चाहिए था आंखों के आगे, मतलब अगर मैं इसको बाहर अगर और ड्रॉ करूं तो ये लाइट हमें ऐसे दिखेगी। लेकिन होगा क्या? क्योंकि इसकी छवि बनने के कारण ये पेंसिल हमें कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब बनाएगी। और हमारी आंखों में क्या बनेगा? हमारी आईज में ये बेंडिंग ऑफ पेंसिल हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो मान लेते हैं ए ओ हमारी ओरिजिनल पेंसिल है, और यहाँ पर ले लेते हैं ए ओ डैश, जो हमें बेंडिंग दिखती है। इस तरीके से हमें डायग्राम बनाना है। अब ये बेंडिंग क्यों दिखी? तो बेंडिंग ऑफ पेंसिल, हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका कारण लिख लेते हैं। बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन द सरफेस ऑफ वाटर बेंडिंग ऑफ पेंसिल इन द सरफेस ऑफ वाटर।
इज बिकॉज ऑफ या इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये हमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखी है। बस यही आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है पॉइंट प्लस 2.5 डायमीटर माइनस 1.5 लेंस को परस्पर संपर्क में रखेंगे, इस संयोजन की क्षमता तथा संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। दो लेंस है, एक प्लस 2.5 डायमीटर का है और एक माइनस 1.5 डायमीटर का है। इन दोनों को कांटेक्ट में रखा गया। हमसे पूछेंगे कंबाइंड पावर और कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन भी काफी बार मैंने आपको कराया हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका सेकंड पार्ट हम क्या लेते हैं। एक लेंस है जिसकी पावर प्लस 2.5 है। सर ये कॉन्वेक्स क्यों होगा, उत्तल क्यों होगा, क्योंकि इसकी पावर प्लस में दे रखी है। इसके संपर्क में हमने एक और लेंस रखा है जिसकी पावर हमें दे रखी है माइनस 1.5 डायमीटर। आई होप यही क्वेश्चन में दिया है। बिल्कुल, एक प्लस 2.5 एक माइनस 1.5। माइनस में पावर कॉन्केव की होती है। तो हमसे पूछिए कंबाइंड पावर बताओ, तो मैं पहले की पावर P1 मान लेता हूं, दूसरे की पावर P2 मान लेता हूं। तो कंबाइंड पावर का सूत्र होता है P1 प्लस P2, वेयर P इज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, यानी कि संयोजन की क्षमता। बस दोनों को ऐड कर दो तो बन जाएगा हमारे पास P बराबर 2.5 प्लस माइनस का 1.5। तो P बराबर आ जाएगा 2.5 माइनस 1.5 यानी कि 1 डायप्टर। तो पावर ऑफ कॉम्बिनेशन आ गई 1 डायप्टर। सेकेंड चीज हमसे पूछिए फोकल लेंथ, फोकस दूरी पूछिए। तो फोकल लेंथ होती है 1 अपॉन पावर बराबर, तो F बराबर आ जाएगी 1/1 यानी कि 1 मीटर। देखो फोकल लेंथ कब पावर डायप्टर में कब आती है, जब फोकल लेंथ मीटर में हो। तो फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में बदलेंगे यानी कि 100 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन 100 सेंटीमीटर, यानी कि संयोजन की फोकस दूरी हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। बस ये हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर दे रखा है और ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है। 4 नंबर का ये भी हमारा क्वेश्चन है, 3 नंबर का ये दे रखा है और देखो 1 नंबर में दिया है। तो कितना आसान से हम आराम से 8 नंबर ग्रैब कर सकते हैं। 4 न्यूमेरिकल ऊपर था, 4 ये 8 नंबर के हमारे क्वेश्चन थे। पूरे नंबर बनेंगे। देखिए क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या कहेंगे, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। तो हम कहेंगे R1 और R2 कैसे आपस में श्रेणी क्रम में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 30 के लिए R1 एंड R2 आर इन सीरीज। तो मान लेते हैं लेट R इक्वल टू नेट रेजिस्टेंस। R इसका कुल प्रतिरोध है। क्या है, कुल प्रतिरोध है। यानी कि मैं कह रहा हूं R1 और R2 श्रेणी क्रम में है और R इनका कुल प्रतिरोध है। क्या है, इनका कुल प्रतिरोध है R। तो अगर मैं इनकी बात करूं तो मेरा मन मिल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 कितना होगा, R1 का मान हमें कितना दिया है क्वेश्चन के हिसाब से 4 और 6, यानी कि ये बन जाएगा 4 प्लस 6 बोले तो 10 ओम। 10 ओम हमारा क्या बन जाएगा, कुल प्रतिरोध बन जाएगा। यहीं पर बात करें अगर हम, ये हमारा कुल प्रतिरोध बन गया। फिर लिखेंगे हम R3 एंड R इन पैरेलल, यानी कि R3 और R आपस में समांतर क्रम में है। ठीक है, तो बन जाएगा R डैश मैंने माना इनका नेट रेजिस्टेंस। क्या मान लिया, इनका कुल प्रतिरोध R डैश मान लिया, R डैश मान लिया हमने कुल प्रतिरोध। तो अगर R डैश इसका कुल प्रतिरोध है तो हम बोलेंगे 1/R डैश बराबर 1/R3 प्लस 1/R। तो R3 का मान देखो 15 दे रखा है और R डैश अभी हमने निकाला, R का मान 10 है। तो 1/R डैश बराबर हो जाएगा हमारे पास 15 और 10 का हो जाएगा 30, 2 प्लस 3 तो 5/30
सॉल्व करोगे तो 1/6 R डैश का मान आ जाएगा 6 ओम। ये हमारे पास R डैश बन गया। तो कुल प्रतिरोध हमसे पूछा तो बन गया, कितना आया हमारा आंसर, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 6 ओम। नेक्स्ट बोला है टोटल करंट इन द सर्किट, 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो V बराबर 12 वोल्ट, करंट हमें निकालना है और रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला 6 ओम, तो अप्लाई करेंगे ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ, ओम के नियम अनुसार। ओम के नियम अनुसार हमें पता है V बराबर IR, तो V कितना है 12, I कितना है हमारे पास I, और R कितना है 6, तो I का मान हो जाएगा 12/6 2, तो I का मान आ जाएगा 2 एम्पियर। 2 एम्पियर हमारे पास इसका करंट आ जाएगा, जो क्वेश्चन में हमसे पूछा है। बस बन गया ना पूरे नंबर, 1.5 और 1.5 3 नंबर। लास्ट क्वेश्चन इस पेपर में हमें क्या दिया था, व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, तो कौन कौन से कारक हैं जिसपे प्रतिरोध निर्भर करता है। अब देखिए 1 नंबर का है तो वो कारक समझाने नहीं है, आपको बस लिखना है द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। पहला आएगा आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी कि चालक का काट क्षेत्रफल। क्या आएगा, चालक का काट क्षेत्रफल। दूसरा आएगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर, यानी कि चालक की लंबाई। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका मटेरियल ऑफ कंडक्टर, चालक की प्रकृति, और चौथा हो जाएगा टेम्परेचर, यानी कि तापमान। दैट्स इट, पूरे 4 नंबर, मतलब 1 नंबर, वैसे मैंने 1 से ज्यादा बता दिया, ये आप सभी लिखेंगे तो आपके पूरे बन जाएंगे। तो देखो पूरे 8 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर लगातार बता दिए, पूरे फुल मार्क्स इसमें आएंगे, बस करना अच्छे से, ध्यान से, और जो जो बातें मैंने आपको क्लासेस के दौरान भी बताई वो दिमाग में रखेंगे। सो इसी के साथ 2024 का हमने पूरा कंप्लीट पेपर कर लिया है। पूरे 30 के 30 क्वेश्चन हमारे जो बनते थे फिजिक्स के पार्ट के, वो हमने सारे निपटा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम किसी दूसरे वर्ष का या किसी और वर्ष का एग्जाम पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।